एक बार गुजारिश करूंगी वो पॉपुलेशन वाली स्लाइड चलाएं जिसमें हम लगभग चीन से नेक टू नेक चल रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, और आने वाले वर्षों में और जो हमारा आकलन है इस स्लाइड में हम चीन से भी आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो मेजर्स उठाए हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नजदीक भविष्य में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी को मैं अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि अरुण जी, हमेशा वित्त मंत्री से दो बेसिक बातों की उम्मीद होती है। आम आदमी के तौर पर मेरे टैक्स स्लैब्स में क्या राहत मिलेगी और किस तरीके से मुझे महंगाई में कमी मिलेगी। उसके फौरी तौर पर भले ही कोई अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में कैसे WPI, CPI इन सब पर प्रभाव दिखाई दे। देखिए, जो टैक्स की नीति है उसमें हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जो आम आदमी है वो तो अप्रत्यक्ष कर पे करता है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 1.5 करोड़ लोग हैं वो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो 140 करोड़ में से 1.5 करोड़ हैं, यानी 1.1% लोग ही हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमें तो इनडायरेक्ट टैक्स देखना है, और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, वो यहाँ नहीं डिसाइड होगा। पर मेरा मानना है कि इससे ज्यादा जो बड़ी समस्या है कि अगर हम किसी को टैक्स कंसेशन देते भी हैं तो वो उसका लॉस बाकी प्राइस राइज से कितना हो रहा है। तो प्राइस राइज पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। और हमारे यहाँ तो 94% लोग असंगठित क्षेत्र हैं। असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको जो है कोई वो सुविधा नहीं होती कि वो अपनी तनख्वाह बढ़वा ले, तो इसलिए सबसे ज्यादा असर उन पे होता है। और सारी समस्या हमारी वहीं से आ रही है, क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र पे जब प्रहार होता है, जब उनकी आमदनी कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम होती है तो उससे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है। और जब कैपेसिटी, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्या है कि हमारा असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि और माइक्रो सेक्टर, ये दो बड़े क्षेत्र हैं, जब उन पे प्रहार होता है, और नोटबंदी से प्रहार हुआ, फिर जीएसटी से हुआ, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ, फिर पैंडेमिक से, ये 4 बड़े प्रहार हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में है। और जो आज बेरोजगारी है वो असंगठित क्षेत्र से ही आ रही है, क्योंकि वहीं पे काम नहीं है। जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर सरकार का भी ये डेटा ले ले तो 55% करीब है, CMI का डेटा ले ले तो 46% करीब है। तो इसका मतलब है करीब जो 10 करोड़ लोग हैं जिनके पास जो काम ढूंढना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये जो रोजगार की बात है, असंगठित क्षेत्र की बात है, और जो डिमांड की बात है, वो सब जुड़ी हुई हैं तीनों चीजें। उस पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा ग्रोथ गिर जाएगा और हम विकसित भारत की तरफ नहीं जा पाएंगे। विकसित भारत की बात हो रही है प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, और विकसित भारत की ओर हम कैसे बढ़ेंगे जब रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रोफेसर अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था लगभग वेंटिलेटर पर है, और ऐसे में 2047 में अगर हम ये चश्मे से देखें भी कि बहुत सुनहरे भारत की तस्वीर आपकी सरकार पेश कर रही है, तो उस तस्वीर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको तो चुनाव का भी ध्यान रखना है। हरियाणा में चुनाव आ रहा है, वहां पर किस तरीके से किसानों के लिए आप कौन सी स्कीम्स लेकर आएंगे। आने वाले वक्त में अब जिन जिन जगहों पर चुनाव होने हैं उस पर भी आपका, महिलाओं के लिए खास तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह की स्कीम्स की घोषणा की जाए, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए, इस तरह का भी आप पर दबाव होगा। और 2 ऐसे राज्य जिनका सहयोग आपको प्राप्त हुआ है सरकार बनाने के लिए, उन राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान, इतना सारा भार इस वक्त आपकी सरकार पर है। देखिए नेहा जी, आज के आर्थिक सर्वे में एक बहुत महत्वपूर्ण एक चार्ट था, और वो चार्ट इन आपके सारे सवालों का उत्तर दे देगा। पूरे विश्व के सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज में सिर्फ भारत एक राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है पूरे विश्व में। इसमें चीन, अमेरिका, यूके, या तो वहाँ ग्रोथ ज्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, या ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों कम है। एकमात्र भारत है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है FY24 के लिए। और जैसा प्रोफेसर साहब ने अभी फरमाया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 57% है, पर पिछले 3-4 वर्षों में वो लगभग 8 से 9% बढ़ी है, और बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई, मैं इनकी बात से असहमति जाहिर नहीं कर रहा। इसको 57 को 62 ले जाना है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी बढ़ाना है। SBI ने एक रिसर्च अभी जून 2024 में ही अपना एक आंकड़ा जारी किया,
जिसके अनुसार 2014 से लेकर 2023 के मध्य 12.5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन हुआ। ये एसबीआई का आंकड़ा है। अगर हम इसमें से एग्रीकल्चर वाले एम्प्लॉयमेंट को निकाल लें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 9 करोड़, पर ये काफी नहीं है क्योंकि प्रति वर्ष 1 करोड़ लोग हमारी वर्कफोर्स में जुड़ रहा है, तो ये काफी नहीं है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो आने वाले बजट में मैन्युफैक्चरिंग, लेबर सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जहां पे क्वालिटी ऑफ जॉब हो, इसके ऊपर आपको पर्याप्त उपाय दिखेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में जो हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इस बजट पर उसमें फोकस मुझे लगता है कि उस पर होने की संभावना है, क्योंकि भारत ग्रीन और ब्लू इकोनॉमीज में एक सेंट्रल स्टेज ऑक्यूपाई कर सकता है। रही बात रोजगार की, इन्फ्लेशन में मैं बताना चाहता हूं कि 5% एवरेज इन्फ्लेशन रहा है पिछले 5 वर्षों का, और इसको कम करने की, और विशेषकर जो खाने पीने के सामान है उसमें इन्फ्लेशन, जिसको हम टॉप कहते हैं, टमाटो, ओनियन, पोटैटो, उसमें इन्फ्लेशन को कम करने का और भी संभावना है। इंटरेस्टिंग टर्म दिया यहाँ पर, पॉट टॉप है। टमाटो, मैंने उल्टा समझा कि खैर इन सबसे आपने ग्लोबल मंदी की बात की थी जिसपे यू वांट मी टू आंसर। हाँ प्लीज आप बताएं। ये देखिए, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो आपने भी इस पे हिंट किया कि करीब 3.5% है। हिंदुस्तान तकरीबन 7%, 8% पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा रेट पे भी ग्रोथ कर रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन इसको हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये दुनिया की जो आधी इकोनॉमी है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज जिनको हम कहते हैं, अमेरिका, यूरोप एंड ऑल, ये सब पहले से बहुत ग्रो कर चुके हैं। इनकी एवरेज इनकम $50,000 $60,000 प्रति व्यक्ति है। ये 60s में, 50s में, 70s में ग्रो हुए, वो ग्रो हो चुके हैं। उनके यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, उनको ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तो जैसे ही हम ये 21वीं शताब्दी में आए, उस समय फिर चाइना ने ये बैटन उठाया ग्रोथ का, और चाइना 20-25 साल तक 10% की दर से ग्रोथ हुआ, और ग्लोबल ग्रोथ को 4-5%, 4% के आसपास रखा। हम पिछले 60 साल में ग्रो नहीं हुए, 70 साल में, और अभी भी अगर हम 6-7% पे ग्रो करते हैं तो हम बाकी लोगों की तरह से, बाकी देशों की तरह से विकसित नहीं बन पाएंगे।